वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबी अली खान के साथ। नाजरीन, ये पूरा सच जो है वो बड़ा ही तल्ख है। पूरा सच बोलना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन पूरा सच है ये कि इस वक्त जो महंगाई का दौर है उसमें गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। पूरा सच ये है कि इस गुर्बत के दौर में एक मिडिल क्लास फैमिली का सरवाइव करना बिल्कुल नामुमकिन दिखाई देता है। पूरा सच ये है कि लोग खुदकुशी पर उतर आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट है कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी करने के लिए तैयार नहीं है। पूरा सच ये है कि सरकारी मुलाजमीन जो कि छोटे स्केल पर अपने अपने महकमों में काम कर रहे हैं, उनके लिए इस वक्त इस महंगाई के दौर में पेट्रोल, खाना पीना, घर और ये सब चीज़ें अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। हालांकि इनको महकमे की तरफ से सरकारी तौर पे अकोमोडेट किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद इनकी तनख्वाहें इतनी थोड़ी हैं कि उसमें इनके लिए सरवाइव करना आसान नहीं है। अगर मैं बात कर लूँ वासा की, तो वासा इंतज़ामिया की जहां और बहुत सारी गफलत है, वहां पर एक बड़ी गफलत ये भी है कि छोटे स्केल पे काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन जो वासा में इस वक्त काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनका ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है, सर्वाइव करना मुश्किल हो चुका है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें जिस तरह आसमान से बातें कर रही हैं, अगर सैलरी नहीं बढ़ेगी तो इंसान गुजारा कैसे करेगा, सवाल ये पैदा होता है। और इस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाकायदा तौर पे बहुत सारे महकमों में के लिए प्रोग्राम करके उसमें सैलरी पैकेजेस जो हैं वो बढ़वाए हैं गरीब आदमी के, और इस वक्त वासा के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि वासा मुलाजमीन भी जो है उनके भी छोटे स्केल पे काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ काम करने का या बैठने का मकसद ये नहीं होता कि मैं आऊँ प्रोग्राम करूँ और चली जाऊँ, नहीं, हम आएँ, प्रोग्राम करें और उस पर इम्प्लीमेंट करवा के जाएं, और जब तक इम्प्लीमेंट ना हो तब तक हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें। ये है हमारा स्टाइल काम करने का। अभी देखते हैं एक रिपोर्ट जो तैयार की है कामरान अली ने, और इसके बाद इसमें तफसीलन बात करते हैं। अशिया खुर्दनोश के आए रोज़ नए रेट और पुरानी तनख्वाहें, छोटे स्केल के सरकारी मुलाजिम गुजारा कैसे करें। आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा और गैस की बंदिश ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया। गिरा फरोशी अरूज पर है, ज़िले इंतज़ामिया की कारकर्दगी दौरों तक महदूद है, माफिया को खुली छुट्टी है। वासा इंतज़ामिया 100% बुनियादी तनख्वाहों पर इजाफा क्यों ना कर सकी। यूनियन के इलेक्शन का मौसम करीब आते ही यूनियन लीडर नारे लगवाने में मगन। मुलाजमीन ने अपने हकूक़ की उम्मीदें वासा के मुख्तलिफ सियासी रस्सागिरों से लगा ली। पूरी दुनिया में मजदूर के हकूक़ के सख्त कानून नाफिजुल अमल हैं और इनकी फलाह व बहबूद पर तेज़ी से काम हो रहा है, क्योंकि मजदूर जो काम करता है वो कोई शाही अफसर नहीं कर सकता। पाकिस्तान मजदूरों की फलाह पर खातर ख्वाह इक़दाम ना कर सका। हालत ये है कि मजदूर जिसने ना तो कोई बैरून मुल्क असासे बनाने हैं, ना इलेक्शन लड़ना है, ना कोई बंगला बनाना है, ना गाड़ी लेनी है, इसे रोटी के नवाले से गर्ज है जो अब इसकी पहुंच से दूर हो गया है। वासा दा मुलाजम है मैं, असी इंशाअल्लाह ताला रात दिन मेहनत करने और वासा की बहुत खिदमत करने, लिहाजा इन्नी को महंगाई हो गई है कि साडा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। असी चाहते हैं कि जो साडा 100% है, ये अल्लाह की मेहरबानी, अफसरां की, MD साहब की बड़ी बड़ी मेहरबानी है, DMD साहब की, डायरैक्टर साहब की, ताकि साडा भी ला देन, ताकि असी भी खुशहाल दी रोटी खाइए और इन्हां दे बच्चों को दुआवां दईए और इन्हां दा शुक्रिया भी अदा करांगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी दे नाल, और इन्हां नूं बहुत अच्छे तरीके नाल याद करांगे। अफसर साडे बहुत अच्छे ने, लेकिन महंगाई इन्नी को हो गई है कि सानू रोटी खानी बहुत मुश्किल हो गई है, सानू बच्चे पढ़ाने बहुत मुश्किल हो गए ने, आने कन्वेंसां ते और बहुत ज़्यादा असी जिहड़े ने परेशान है गए। पेट्रोल भी इन्ना महंगा हो गया, आटा इन्ना महंगा हो गया वे, किराए इन्ने महंगे हो गए ने, ताकि साडे हालात बहुत ख़राब ने। सानू मेहरबानी की जाए, साडा 100% लाया जाए। MD साहब की बहुत बहुत मेहरबानी है और असीं इन्हां दा शुक्रिया अदा करांगे। महंगाई के दौर दे विच इस तरीके नाल गुजारा हो रहा है, ये असीं जानते हैं या साडा रब जानदा है। साडी तो यही गुजारिश है हुकूमत अगे, महकमे अगे कि सैलरियां दे विच जिहड़ा इजाफा किया जाए, सिवरमैन तबका जिहड़ा इहदे बारे ख्याल किया जाए, बस असीं यही कहना चाहते हैं। माल नाम महंगाई बहुत है जी, तो कुछ साडी हुकूमत सोचे साडा कि अपना साडी तनख्वाह वधान, आटा इन्ना महंगा, घ्यो, हर चीज़, बच्चे पढ़ाने बड़ी मुश्किल वाली गल ने।
ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੀ ਵਧਾਓ। वासा मुलाजमीन करप्शन ना करें तो 2 नौकरियां ना करें तो घर का गुजारा कैसे चलाएं? इसका जवाब ना तो किसी वासा के सरबराह के पास है और ना किसी सियासतदान के पास। अफसोस होता है अपनी आंखों से ये सब देखकर और अपने मुंह से ये सब कुछ बताते हुए कि इस वक्त मेरे मुल्क का गरीब आदमी मरने पर तो लाया है, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पर तो लाया है। उसे अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की फ़िक्र जो खाए जाती है, उसके पास फिर आगे एक ही हल रहता है कि वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए। मैं बहैसियत माहिर नफ्सियात जब ये सब चीज़ें देख रही हूँ, सोच रही हूँ, तो मुझे ख़ुद तकलीफ़ होती है कि हमारे मुल्क में छोटे पैमाने पे लोगों को ऊपर लाने के वादे तो किए गए, लेकिन छोटे ही तबके को दबाकर इस कदर मजबूर कर दिया गया कि उनके लिए ज़िंदगी और ज़मीन दोनों ही तंग कर दी गई इस मुल्क में। सूरत हाल अब ये हो चुकी है कि सरकारी तौर पर छोटे स्केल पे जो वासा मुलाजमीन काम कर रहे हैं, उनके आपने शॉर्ट्स भी अभी सुने हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए एक आटे का तोड़ा लेना भी मुश्किल हो चुका है। 1350 रुपए का 10 किलो आटा जिस मुल्क में फ़रोख्त किया जा रहा हो, उस मुल्क के बासी क्या खाएंगे और अपने बच्चों को कैसे जो है वो समझाएंगे कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि उनके वालिदैन के पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि वो उनको अकोमोडेट कर सकें या उनको पढ़ा सकें या उनको खिला सकें। अब इंसान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गई है कि खाना है या पढ़ाना है या फिर कोई और काम करना है। अब सूरत हाल बहुत डिफरेंट हो चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में एमडी वासा को भी चाहिए और आला अफसरान को चाहिए कि इस तरह से वासा मुलाजमीन जो छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं उनको अकोमोडेट किया जाए, उनकी तनख्वाहें, इंसेंटिव्स और उनके मामलात को बेहतर बनाने के लिए, उनको खुशहाल करने के लिए कोई स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ मुरतब की जाए। और मुझे उम्मीद है कि जैसे और महकमे हमारे प्रोग्राम पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई अमल में लाते हैं, और इससे पहले भी हमने वासा मुलाजमीन की तनख्वाहें 20,000 से 25,000 करवाई थी, वो प्रोग्राम भी मेरा जो है वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि उसमें 20,000 इनकी तनख्वाहें थी और हमने अपने प्रोग्राम में आवाज़ बुलंद करके एमडी साहब से रिक्वेस्ट की थी और फिर आगे उन्होंने रिक्वेस्ट करके इनको 25,000 रुपये जो है वो माहाना पर इनका सिलसिला चला था। अब भी इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि एमडी वासा जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और बाकायदा तौर पर जो है वो इन गरीब लोगों की आवाज़ बनकर इनसे दुआ लेने का बाइस बनेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर कामरान अली साहब, जो कि एक अरसे से वासा की बीट करते आ रहे हैं, वासा की मामलात, हालात, सूरत हाल सबसे वाकिफ़ हैं। और आज जो मेरे पास कहानी और मामलात लेकर आए हैं वो संगीन भी हैं और बहुत ज़्यादा गमगीन भी हैं। तो इनकी ज़ुबानी सुनते हैं और लोगों की ज़ुबानी तो आपने सुन ही लिया है। जी कामरान साहब, बताइएगा, छोटे स्केल पे काम करने वाले मुलाजमीन के लिए कोई खुशखबरी जो आप यहाँ पर देना चाहें, किसी से आपकी बात हुई हो, किसी ने कोई खुशखबरी सुनाई हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा, आपने आज फिर दोबारा से एक दफ़ा आम आदमी, एक गरीब आदमी और इस माशरे के पिसे हुए इंसान के ऊपर बात करने का मौका दिया। हमने हमेशा छोटे लेवल के जो लोग हैं, पसमानदा इलाकों के जो लोग हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद किया और उनके मसाइल से लोगों को आगाह भी किया है और इस पर एक्शन भी खातिर ख्वाह अदारों ने जो है वो किया भी है। आपको बताऊं, अगर बात शुरू करता हूं वज़रा से जिन्होंने ये सारा मामलात करने होते हैं, जो हम समझते हैं कि हमारे मुल्क के खैर ख्वाह हैं और सारे मामलात वही चलाते हैं, बज़ाहिर तो नज़र यही आता है। जब इनकी तनख्वाह बढ़ाने की बारी आती है तो 200%, 300% खुद ही बखुद मंजूरी भी हो जाती है, स्पीकर साहब उस पर साइन भी कर देते हैं, तमाम सूबाई, तमाम वफाकी वज़रा को तनख्वाहें बढ़ भी जाती हैं और मिल भी जाती हैं। मगर जब बात आती है बरात भी मिल जाती है, छोटे मुलाजिम की जब बात आती है तो उसको बार ये कहा जाता है कि अभी मीटिंग्स नहीं हुई, अभी मीटिंग नहीं हो रही, अभी फ़लाँ जगह से मंजूरी नहीं हो रही, अभी जनाब फ़लाँ अफसर नहीं आया, अभी ब्यूरोक्रेसी में कुछ तकर्रुर तबादले हैं, अभी निगरान हुकूमत बैठी है, तो आप सब्र करें। आम आदमी के लिए तो सब्र का लफ्ज़ है, मगर अब ये मैं आपको बता दूं, बड़े ये हैरान कुन इंकशाफात हैं कि अभी सब्र का पैमाना जो है ना वो आम आदमी का लबरेज हो चुका है। आम आदमी के घर का किचन नहीं चल रहा। देखें, इन आम लोगों के जो मसाइल है ना वो सिर्फ इस वक्त जो है वो रोटी के हैं। ये कोई इनका मकसद को बहुत बड़े घर बनाना, को बंगले बनाना, को बाहर लंदन में जायदादें बनाना इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद सिर्फ रोटी खाना, मेहनत करना और रोटी खाना और अपने बच्चों को एक सरकारी छोटे से किसी भी मामूली से स्कूल में तालीम देना। और वो भी कुछ क्लासें बेचारे पढ़ पाते हैं, फिर जब देखते हैं कि बजट ख़राब हो रहा है तो वहाँ से उनको उठवा कर किसी मोटर मैकेनिक की दुकान पर या किसी जो है वो प्लम्बर की दुकान पर जो है वो भेज देते हैं काम करने के लिए। और यही हमारे माशरे की सबसे बड़ी तबाही की वजह भी ये है। हमारे यहाँ नौजवान पढ़े लिखी नस्ल इसलिए आगे नहीं ज़्यादा आ रही, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा तकरीबन 60% जो लोग गरीब हैं उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के मौके ही फराहम नहीं कर सकते। वो बात यह है कि डिग्रियां हाथ में लेके लोग चाय के ढाबे लगाने पे मजबूर इसलिए हैं कि डिग्रियां आपका पेट नहीं भरती।
डिग्रियां, ये खाली कागज़ के टुकड़े जो हमने हासिल किए हैं, इससे हम 2 वक्त की रोटी भी अपने ख़ानदान को खिलाना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सर्वाइव करना इस वक्त मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि हुकूमत ने गरीब आदमी पे तवज्जो ही नहीं दी। डॉक्टर साहब, 2 तरह के हमारे यहाँ अलमिया इस वक्त चल रहे हैं। एक तो अलमिया ये चल रहा है कि देखें, जब तनख्वाह 25 से 30 हज़ार थी तो उस वक्त भी जो घी था वो 250 रुपए किलो था, अब जो घी है वो 700 के करीब चला गया है। जब आटा 50 रुपए किलो था, अब आटा 150 रुपए किलो के करीब चला गया। अब देखें, जब अशिया खुर्दनोश के रेट बढ़े तो तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ी? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ। एक तो चलें ये रहा, कोई आपको पता हमारा मुल्क चूँकि कर्ज़ों में डूबा हुआ है और सारी चीज़ें साथ हैं, अफसरान ने अपनी जेब में से तो किसी को तनख्वाह नहीं देनी होती, देनी तो सरकार ने होती है। अगर ये मंजूर कर देंगे तो गरीब आदमी का भला हो जाएगा। मगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ये बड़ा ज़रूरी है बताना, इस प्रोग्राम में ये जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है कि आपको बताऊँ, आप खुद भी इस चीज़ का एनालिसिस करें कि आप अगर अपनी गली में से कोई चीज़ खरीदती हैं तो वो 50 रुपए किलो आपको मिलती। सपोज प्याज ले लें आप, लेकिन जब आप वही प्याज किसी दुकान से खरीदती हैं, किसी अच्छे स्टोर से, तो वहाँ 70 रुपए है। लेकिन अगर आप मंडी चली जाती हैं तो वहाँ आपको 30 रुपए मिलता है। तो देखिए, अपना अपना रेट हर बंदे ने बनाया हुआ है। मुझे ये बताएं कि जो इतने मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनी हुई हैं, जिला इंतजामिया, ये किस चीज़ के, ये जग मारने के लिए बैठे हुए हैं? ये किस लिए बैठे हुए हैं? ये मुझे बताएं ना, इनका काम क्या है? देखिए, अगर इन्होंने रेट चीज़ें कंट्रोल नहीं करनी, देखिए ये तो गरीब आदमी, चले तनख्वाह कम है, मान लेते हैं तनख्वाह कम है, अब वो 100 रुपए का पहले तो 200 का पेट्रोल लगाए ना मंडी जाने के लिए, वहां से प्याज लेने के लिए 1 किलो, वो पेट्रोल लगाए। पेट्रोल की कीमत भी आपको पता है क्या? अगर उसने अपनी गली में से खरीदना है तो फिर उसको ब्लैकमेल होना पड़ेगा। पहले तो लोग अपनी बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल डलवा के जो है वो आ जाया करते थे ना, लेकिन इस वक्त 100 रुपए के पेट्रोल नहीं है, इस वक्त 500 रुपए का पेट्रोल जब तक आप अपनी बाइक में नहीं रखेंगे तब तक जो है वो लोग मूव नहीं कर सकते। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, और ये ज़िले इंतज़ामिया के लिए भी बहुत, उनकी कारकर्दगी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये लोग हमें शहर में, गुलबर्ग टाउन में, ये गंजबख्श टाउन में, ये गड़ी शो के इलाकों में, यहाँ तो हमें नज़र आते हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा रेट लगाता है तो वो एक्शन करते हैं उसके ऊपर, लेकिन बाद में खैर खामोश भी हो जाते हैं क्योंकि इनके नीचे भी एक तय बाजारी का बाजार चल रहा है। नीचे इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हैं, प्राइस कंट्रोल जो और लोग हैं इनके साथ मिले हुए, वो अपना अपना हिस्सा लेते हैं इसमें से। लेकिन मैं आपको ये बड़ा क्लियर बता दूं कि जैसे ही आप हरबंसपुरा की हदूद क्रॉस करती हैं, जैसे ही आप शादरा की हदूद क्रॉस करती हैं, जैसे ही आप गजूमता की हदूद क्रॉस करती हैं, तो आपको कहीं पर भी प्राइस कंट्रोल कमेटी का नामो निशान ही नजर नहीं आएगा। वहां पर आप जो मर्जी करें, वहां पर आप चाहे 100 रुपए किलो प्याज बेचें, कोई आपको नहीं पूछेगा वहां पर। देखिए, वो क्या शहरी नहीं है पाकिस्तानी? वो क्या लाहौर की आवाम का हिस्सा नहीं है? मुझे ये बताएं, क्या ये तनख्वाहें किस चीज की ले रहे हैं? मुझे बताएं। ये जो डिप्टी कमिश्नर साहबा राफिया हैदर साहबा बैठी हैं, इनका काम सिर्फ दौरे करना है, डींगी के ऊपर काम करना है। देखें, डींगी बाद में है, बीमार 10 लोग होंगे, 50 होंगे। देखें, 22 करोड़ आबादी है, लाहौर की 2.5 करोड़ आवाम है, उसने कहां से खाना है? पे तो काम हो रहा है ना, डेंगी पे आप काम कर रहे हैं। नजर नहीं आ रहा कि आपको डेंगी के पेशेंट जो है वो हर वक्त नजर आते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी अस्पताल में आपको डेंगी का पेशेंट नजर आ रहा है। इनका जो बेसिक काम है, काम हो रहा है, इनका जो बेसिक काम है, कंट्रोल कमेटियां अगर कहीं नजर नहीं आ रही तो ये प्राइस कंट्रोल कमेटी पे काम हो रहा है। अगर आपको अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है वो इजाफा नजर आ रहा है तो ये काम हो रहा है। बिल्कुल, ये आप क्या समझ रहे हैं कि ये काम थोड़ा सा, अब हम थोड़ा अपने टॉपिक की तरफ थोड़ा आ जाएं कि वासा मुलाजमीन के साथ क्या सलूक हो रहा है, उनके साथ यतीमों वाला क्यों सलूक किया जा रहा है। तो ये मैं बता दूं कि इनके जितने अफसरान हैं 15वें स्केल से ऊपर के 20वें स्केल तक, 19वें स्केल तक, इन सब ने अपनी तनख्वाहों में बेसिक तनख्वाह पे 100% इजाफा कर लिया। अच्छा, खुद ब खुद ये हो गया, ये मंजूरी भी होगी। अच्छा, वो जो छोटे स्केल के लोग हैं उनकी भी मंजूरी हुई है। अच्छा। मगर अब MD साहब देखें कब नवाजिश इनके ऊपर करते हैं और अफसरशाही कब काम करती है। मसला पता क्या है, जिस वक्त हम अना और तकब्बुर में होना और जिस वक्त हमें सीटों का नशा हो, उस वक्त हमें अपने से नीचे वाला जो बंदे होते हैं ना वो नजर नहीं आ रहे होते, वो चूंटियां लग रही होती हैं। एक लैंड क्रूजर में बैठने वाला बंदा जो है ना, वो जब वो गुजर रहा होता है सड़क से तो और ये कौन लोग हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं? ये कोई ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, कोई जूनियर क्लर्क हैं, कोई बेचारे सीवर मैन हैं, कोई ऐसे हैं जो बेचारे गटर में छलांग लगाते हैं और हमारे लिए, आपके और मेरे लिए, हम लोगों के लिए वो जाते हैं ना हमें सहूलियात फराहम करने के लिए, और उनके पास ही सहूलियात नहीं है। उनको देखें उनके साथ कैसा यतीमों वाला सलूक किया जा रहा है। एक तो महंगाई, दूसरा प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहीं नहीं है, और तीसरा उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही। अब वो मुझे बताएं, देखें आने वाला जो टाइम है ना, अब देखें श्रीलंका में कितने बुरे हालात रहे, पहले आपने भी देखा, मगर इस वक्त उसकी करेंसी पाकिस्तान से फिर ऊपर चली गई है। अब देखें, बात यह है कि महंगाई ठीक है, सारी चीज़ें, आप उस तरह से लोगों को साथ बिहेव करें, लोगों को उस तरह फैसिलिटेट करें ताकि वो भी मुआशरे में बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें। अच्छा, नहीं, हम हैं लकीर के फ़कीर। मेरी ये जुमला याद रखिएगा, मेरी ये तारीखी अल्फाज लिख लें, हम लकीर के फ़कीर है पाकिस्तानी कौम।
हमें जब तक प्लेट में रख के दिया नहीं ना जाता काम कि भाई आपने ये काम करना है, तो उसके अलावा हमारी अपने जहन, अपना काम, अपनी पाकिस्तान के लिए कोई खिदमत हम करना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो करना है बस गवर्नमेंट हमें जो है अकोमोडेट करती रहे इंडिपेंडेंटली। इस कदर पैसा है लोगों के पास, यहाँ पर इतने बड़े बड़े प्लाजे खड़े किए हुए हैं, काम खड़े किए हुए हैं, लेकिन उससे क्या है, पाकिस्तान को फायदा नहीं है, उससे अपनी जेब में फायदा जा रहा है। आप अपनी जेब के लिए फायदा जब करते हैं ना, और सरकारी जो ये छोटे मुलाजमीन है इस वक्त जो वासा में काम कर रहे हैं, इनका तो कामरान साहब हमने इन पे बेशुमार प्रोग्राम्स किए बिल्कुल ऐसे ही है, और हम इंशाल्लाह इनके ऊपर आवाज उठाते रहेंगे जब तक इनको इनके हुकूक नहीं मिलते। हमारा मकसद भी ये है कि आम आदमी के जो हुकूक है उसको मिलने चाहिए। मैं आपको बताऊं, अभी थोड़ा इलेक्शन का सीजन भी वासा में करीब आ रहा है। अब जून की जी बिल्कुल जून में जो है, जून के मिड में जो है वो इलेक्शन का सीजन अपने पीक पे होगा। और मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि वो जो सियासी रसागीर हैं उन्होंने अपनी अपनी दुकानदारी चमकानी है। उसकी वजह यह भी है शायद इनकी तनख्वाहें ना बढ़ने की कि एक तो आपको पता है बजट भी आ रहा है, बजट भी इनके आ रहा है। अगर इनकी अब 100% बढ़ा दी जाती हैं तो सालाना बजट में 10 से 15% तनख्वाहें आपको पता है इजाफा होता है, तो वो भी करना पड़ेगा। अब देखें ये भी उनको बजट भी उनके आगे, गरीबों के आगे, बेचारों के आगे आ गया। अब बजट आएगा उसमें तनख्वाहें बढ़ेंगी नहीं बढ़ती, क्या होता है, और ये जो 100% बेसिक तनख्वाह पे इजाफा है ये कहाँ जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सियासतदान जो है, जो इस यूनियन के लोग हैं, ये अपनी अपनी दुकानदारी सब लोग चमका रहे हैं। वो कह रहे जी मैं ये काम करा रहा हूँ, वो कह रहे जी मैं क्रेडिट ले रहा हूँ, वो कह रहा जी मैंने इसको प्रमोशन दिलवाई है, प्रमोशन की भी आपस में इनकी लड़ाई चल रही है। आम आदमी कहाँ पे खड़ा, ये लोग बेचारे नारे लगाते रहते हैं कि जी फलां यूनियन के लोग आएंगे तो हमारे लिए फायदा करेंगे, हमारे लिए बेहतरी करेंगे, मगर वो क्या होता है एट द एंड कुछ भी नहीं होता। वो अपना इक़्तिदार लेके, जिस तरह आपको पता है हमारे यहाँ सियासतदान करते हैं, बिल्कुल यही सूरत अलवासा में भी है। जब वो अपनी सीटों पर बर्जुमान हो जाते हैं उसके बाद इनको मुड़ के कोई देखता नहीं। इस दफा आवाम को समझ आ जानी चाहिए कि किसी के पीछे नारे लगाने के बाद जो है वो आपको मिलता क्या है। किसी के लिए अपने ख़ानदान, अपनी इज्जत, हर चीज़ दाव पे लगाने के बाद आपके हाथ में आता क्या है। ये यूनियंस के पीछे लगकर जब आप अपनी इज्जत नफ्स का सौदा कर रहे होते हो तो आपके घर में क्या ये आटे के तोड़े पूरे साल के भिजवाते हैं, या आपके घर में जो है वो राशन भिजवा रहे हैं, या तो आपके यूनियन वाले आप सबको अकोमोडेट करने की सलाहियत रखते हैं, फिर तो आप यूनियन के साथ खड़े होकर जो है वो नारेबाजी करें, लीडर को जो है वो सपोर्ट करें। लेकिन अगर आपका लीडर सबसे पैसे लेकर खुद ही खा जाता है और आपको एक टका नहीं देता, तो ऐसे लीडर को आप उसके पीछे नारे लगाने से बेहतर है कि आप जो है वो भूखे मर जाएं। मुझे इतलात मिली कि पिछले दिनों की बात है कि जब ये एक इलेक्शन की कैंपेन थी तो वहाँ एक जलसा कराना था, तो इन्होंने, यूनियन वालों ने क्या किया, मैं यूनियन का नाम नहीं लूंगा क्योंकि इलेक्शन करीब है, उनके किरदार के ऊपर, उनके किरदार पे ये बात करने की बजाय सिर्फ यूनियन ही नजर आती है, उनके किरदार के ऊपर बहुत बड़ा एक दाग लग जाएगा और वो समझेंगे शायद मैंने इलेक्शन हरवाने में उनकी मदद की है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने 1,000 रुपया इन मजदूरों से इकट्ठा किया अपने जलसे के लिए। 1,000 रुपया इन मजदूरों से इकट्ठा करके और अपना जलसा, अपनी स्टेज लगा ली, 1-2 देगें पकवा ली और इनसे बेचारों से 1,000 रुपया इकट्ठा कर लिया। जलसा तो जेब से करें, सियासत तो जेब से करें, मगर उन्होंने सियासत भी इन गरीबों के पैसों से जो है वो की है। और ये हमारे जो छोटे लेवल के लोग हैं, जिनमें सीवर मैन हैं, जिनमें मैंने पहले भी जिक्र किया ट्यूबवेल ऑपरेटर्स हैं, और ये जो और भी जूनियर क्लर्क्स वगैरह हैं, आदमी जिसके लिए वो 1,000 रुपया जो है वो पता नहीं कितने हजारों की हैसियत रखता है, वो आपने उसकी जेब से निकलवा के अपने जलसे पे लगा के और जो है वो उन्हीं को जो है वो खुश कर दिया और नारे भी उनसे लगवा दिए और सारा खाना भी उनको खिला दिया, सारे मामला जो है वो कर दिए। बेसिक हमारा जो मकसद है वो ये है कि इन आम आदमी जो छोटे लेवल के लोग हैं, वासा मुलाजमीन है, मेहनत करते हैं, रूटीन में काम करते हैं, कोई अफसरशाही मुझे बताएं जो ये काम करते हैं सफाई का या ये जो गटरों में से डिसिल्टिंग करते हैं, और इसके अलावा जो ट्यूबवेल्स पे बैठते हैं, एक दो लोग तो ट्यूबवेल्स पे बेचारे करंट लगने से जल भी गए, उनकी वो शहीद भी हो गए। मैं तो उन्हें शहीद ही कहूँगा क्योंकि वो मुल्क कौम की खिदमत करते हुए इस दुनिया से गए हैं। तो वो लोग भी जो हैं वो गए हैं। कोई अफसरशाही तो ऐसा काम नहीं कर सकते ना, वो तो ठंडे एसियों में बैठे हुए हैं, ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं, फरमान जारी करते हैं शाही कि ये कर दें वो कर दें, शाही फरमान जारी होते हैं। मगर जो बंदा फील्ड में है, देखें कोई भी कौम, कोई भी इदारा उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक आप उसके मजदूर के लिए काम नहीं करते। देखिए पूरी दुनिया में भाई मजदूरों की यूनियन बना दी आपने पाकिस्तान में, मजदूरों के लिए आवाज उठाने को लोग अपना फर्ज समझते हैं। मजदूरों का आलमी दिन के मौके पर जो है वो आपको वैसी वो मजदूरों का जो आलमी दिन है उस दिन भी आपको पता है, उसमें भी हमने प्रोग्राम किया था कि मजदूर उस दिन काम कर रहे हैं जबकि अफसरशाही घर में छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि पूरी दुनिया में मजदूर के हकूक पे काम किया जा रहा है, मजदूर के हकूक के ऊपर तंजीमें बनी हुई हैं और वो मजदूर की फलाह बहबूद पे काम कर रहे हैं। जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उन्होंने हमेशा मजदूर का ख्याल किया है। देखें अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है
تو مزدور کا خیال رکھنا ہوگا, صحیح بات ہے. مزدور کے اوپر سوچنا ہوگا, اس کے بچوں کے بارے میں, اس کی فیملی کے بارے میں, اس کی ایجوکیشن پہ, اس کی ہیلتھ پہ. اور جو کریڈٹ ہے وہ سارے جو ہے وہ اعلیٰ افسرشاہی لے جاتے ہیں. افسرشاہی آرگنائزیشنز میں بھی دیکھیں کہ کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے جو ہے وہ ایک چیز کا نام بن رہا ہوتا ہے, ایک لیول بن رہا ہوتا ہے, اسٹینڈرڈ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, اور کریڈٹ کون لے رہا ہوتا ہے؟ جو بڑی سیٹوں پہ آپ نے منافق لوگ بٹھائے بالکل ایسے ہی ہے. اگر مزدور پہ کام نہیں ہوگا تو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں, یہ اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے, کیونکہ مزدور کام نہیں کرے گا تو یہ آپ کے سامنے. اور اگلی جو لڑائیاں ہیں, اگلی جو جنگیں ہیں, وہ کوئی گولے بارود کی جنگیں نہیں ہیں, وہ معیشت کی جنگیں ہیں. دیکھیں اگلی جو جنگ ہے, دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاؤں, اگلی جو جنگ ہے وہ معیشت کی جنگ ہے, جس کی معیشت جتنی سٹرونگ ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ پاورفل ہوگا. اگلی جو لڑائیاں ہیں, دیکھیں نا پاکستان اب خودکشیاں ہو رہی ہیں, لوگ بیچارے بیمار ہیں, پریشان ہیں, اور ذہنی ٹینشن کا شکار ہیں کہ کیسے گزارا کریں. اب بچے ایک چیز مانگتے ہیں, اب ماں باپ کے پاس پیسے نہیں, سرکاری ملازم کو 25-30 ہزار روپے سیلری ملتی ہے, وہ کیا اپنے بچے کی کوئی خواہش پوری کرے گا؟ اچھا وہ 2 نمبر ہی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ تو اس کا مطلب کرپشن کے دروازے آپ نے خود کھولے ہیں. کرپشن کے دروازے, کرپشن جو ہے اس کے دروازے آپ نے خود کھول دیے ہیں کہ اچھا یار 25 میں پورا نہیں ہو رہا تو چلو سرکاری پیٹرول بیچو, چلو سرکاری ڈیزل بیچو, چلو گٹروں کے ڈھکن بیچو. دیکھیں نا خود بنا رہے ہیں نا, معاشرے میں چور خود بنا رہے ہیں, بعد میں کہتے ہیں ترقی نہیں کر رہا ملک. بالکل ایسی. اور اگر ہم وہی انہی ملازمین کا خیال رکھیں گے, ان کی فلاح و بہبود پہ کام کریں گے, وہ خوشحال ہوں گے, یقیناً ملک خوشحال ہوگا, یقیناً وہ ادارہ بھی خوشحال ہوگا. بالکل یقیناً وہ ادارہ بھی خوشحال ہوگا. اور جو مزدور ہوتے ہیں نا, جن کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کے بہت بڑے مقصد نہیں ہیں, کوئی کوٹھیاں پلازے بنانا ان کا مقصد نہیں ہے, ان کو 2 وقت کی روٹی سے غرض ہے. اگر اس کو صحیح طریقے سے ملتے رہی تو یقین کریں وہ اس سے بھی بہتر پرفارم کرے گا, وہ اس سے بھی اچھا کام کرے گا, کیونکہ ایمانداری. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ کوئی حکومتی طور پر ایسا امپلیمنٹیشن ہو کہ سرکاری جتنے بھی دفاتر ہیں وہاں پر جس طریقے سے ریلوے کے لوگ جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں کہ بجلی, گیس اور رینٹ جو ہے وہ سیلریز میں سے کاٹا جاتا ہے, اسی طرح راشن کا اہتمام ہر گھر کے لیے جو ہے وہ کیا جائے سرکاری طور پر نچلے طبقے کے لیے, پہلے اسکیل سے لے کے اور 10ویں 11ویں اسکیل تک جو ہے 12ویں اسکیل تک یہ چیزیں جو ہے وہ امپلیمنٹ کی جائے کہ ان کو راشن بھی ان کی سیلری میں سے تھوڑے بہت پیسے ڈیڈکٹ ہو کر ان کو کمفرٹیبل پرائز پر جو ہے وہ دیا جائے. آپ یقین کریں آپ کی جو نچلا طبقہ ہے وہ خوشحال ہو جائے. مشورہ بہت اچھا ہے, مگر اس میں بھی بتا دوں آپ کو کہ اس میں بھی ہونا یہی ہے کہ وہ بیچارے بھوکے رہ جائیں گے, افسران کے گھر راشن پہنچ دے گا. یہ میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں. میں تو اچھا مشورہ ہی دے سکتی ہوں. مشورہ تو آپ کا بہت اچھا ہے. چلے فوڈ کے جو پرابلمز ہیں وہ تو ان کے جو ہے وہ سالو ہو جائے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ, اس وقت نہیں دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کا پیٹ ہے, آپ کی بھوک ہے. آپ اپنے بچوں کو بھوکا تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں, آپ اپنے گھر میں بیمار اور لاغر لوگوں کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. یہ غریب لوگ ہیں, پہلے اسکیل سے 10ویں اسکیل تک کام کرنے والے لوگوں کی تنخواہیں اتنی زیادہ نہیں ہیں, ان کے پاس کوئی مراد نہیں ہے. تو خدا کے لیے ان کا سوچیں, ان کا سوچیں گے تو آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی, ورنہ آگے جا کر تو حساب کتاب بڑا سخت ہے. مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ جس طرح کے ہمارے حالات ہیں یہاں پہ پاکستان میں احساس نام کی چیز ختم ہو گئی ہے, آگے جا کے کچھ ہمارے لیے جو ہے وہ اچھا ہوگا. اللہ معاف کرے. دیکھیں اگر کوئی مزدور خوشحال ہوگا, ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے, میں چاہوں گی کامل صاحب کہ ایک شارٹ سی آپ بات کر کے اس کے بعد ہم جو ہے بالکل میں یہی کہنا چاہوں گا آخر میں ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر مزدور خوشحال ہوگا تو یقیناً وہ ادارہ بھی خوشحال ہوگا, اور اگر وہ ادارہ خوشحال ہوگا تو وہ ملک و قوم کا حصہ ہے, یقیناً وہ بھی خوشحال ہوگا, اور ہم لوگ بھی خوشحال ہوں گے جب ہم کسی چھوٹے لیول کے طبقے کے لوگوں کا خیال کریں گے. تو یقیناً اللہ کی ذات بھی ہمارے اوپر خوش ہوگی. ایک شعر کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اندازے بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے, اندازے بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. بہت شکریہ. کیا بات ہے, آپ نے تو مجھے یہ وہ ٹائم یاد دلوا دیا جب میں اسٹوڈنٹ ہوتی تھی اور میرا یہ خاص شعر ہوتا تھا کہ اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. بہرحال جی بہت شکریہ ناظرین آپ کا, اور اللہ کی یہ دل میں بات اتر جائے, اور ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے ناظرین کے, عام آدمی کے, جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. جب لوگ میرے لیے دعا کے لیے اور میری پوری ٹیم کو دعائیں دیتے ہیں نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں جہاں جاتی ہوں وہاں پہ میرے نام سے زیادہ پورا سچ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان آ گئی ہیں, پورا سچ. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں اس چیز کو, اپنی پوری ٹیم کو, اپنے پروڈیوسر صاحبان کو, اپنے تمام جتنے بھی لوگ اس میں ہمارے رپورٹرز حضرات جو رپورٹنگ کرتے ہیں اس کے لیے. اور ہم اسی طرح آپ کے لیے کام کرتے رہیں گے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کی محبتیں چاہتے اسی طرح ہمارے ساتھ بندی رہیں. کل پھر سیم ٹائم سیم چینل جو ہے وہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.